एवरीबॉडी। और आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वेक्टर का पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन बता दिया था और उसमें हमने पिछले वीडियो में आपको वेक्टर होता क्या है और स्केलर क्या होता है, वेक्टर और स्केलर में अंतर बता दिए थे। और एक चीज और आपको बताए थे कि टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर को जोड़ने से जो प्राप्त मैग्नीट्यूड होगा और उसका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकाला जाता है, वो चीज के बारे में आपको बता चुका हूँ। आज जो हम लोग पढ़ने वाले थे वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ना था। जो पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर में आपका पॉजिटिव वेक्टर होता है, निगेटिव वेक्टर होता है, लाइक वेक्टर होता है, अनलाइक वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है, इक्वल वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर होता है, कोलिनियर वेक्टर होता है, कॉप्लिनर वेक्टर होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है, बहुत सारे वेक्टर होते हैं। उन तमाम वेक्टरों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो कुछ वेक्टर की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको वेक्टर पॉजिटिव वेक्टर के बारे में आपको हम बताएंगे कि पॉजिटिव वेक्टर आखिर होता क्या है। तो आप इतना समझ लो कि पॉजिटिव वेक्टर हो या निगेटिव वेक्टर हो, उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे याद किया जाता है। तो पॉजिटिव या निगेटिव वेक्टर जो भी है वो सब कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड करेगा, तो जो भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स में जो वेक्टर अगर लाई करेगा वो सब के सब पॉजिटिव वेक्टर होगा। निगेटिव कोऑर्डिनेट्स में जो वेक्टर लाई करेगा वो निगेटिव वेक्टर होगा। और अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन में ही कोई दूसरा वेक्टर अगर मूव करता है तो उसको भी हम लोग पॉजिटिव वेक्टर कहते हैं। मतलब एक वेक्टर अगर आपका वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है और दूसरा वेक्टर भी जो है वह आपका ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस दोनों वेक्टर को हम लोग कहेंगे कि एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। समझ गया? ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही देखने को मिलता है कि अगर कोई वेक्टर जो है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स में सारा वेक्टर लाई कर रहा है तो उसको हम पॉजिटिव वेक्टर कहेंगे, और जो निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको हम लोग निगेटिव वेक्टर कहेंगे। तो सबसे पहले वो तो बात हमको समझ में आ गया। तो सबसे पहले वेक्टर के हम पहला स्टार्टिंग है पॉजिटिव वेक्टर। इस पॉजिटिव वेक्टर्स और निगेटिव वेक्टर्स दोनों लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज हम रिप्रेजेंट किए हैं। और सिंपल डिफिनेशन लिखा है कि द पॉजिटिव वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, पॉजिटिव वेक्टर को जो डिफाइन किया गया है वह किसके बेसिस पर, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस पर किया गया है। ऑल पॉजिटिव वेक्टर्स लाइज इन पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स, यानी कि सभी पॉजिटिव वेक्टर जो होगा वो कहाँ लाई करेगा, आपका पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स में। एंड निगेटिव वेक्टर्स हैविंग ऑल निगेटिव कोऑर्डिनेट्स, यानी जो वेक्टर अगर पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये आपका एक्स एक्सिस है निगेटिव डायरेक्शन में, इसको इसलिए एक्स डैश कहते हैं। तो अगर इस डायरेक्शन में जो भी यहाँ से ओरिजिन से जो भी वेक्टर को हम इधर की ओर लेंगे वो सब का वेक्टर कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव वेक्टर हो जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी वेक्टर को हम लेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका पॉजिटिव वेक्टर कहलाएगा जबकि ये आपका निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस करोगे तो ये सभी वेक्टर क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव वेक्टर कहलाएंगे, लेकिन ये सभी वेक्टर क्या कहलाएंगे, निगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल डिफिनेशन है कि द पॉजिटिव वेक्टर इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। पॉजिटिव वेक्टर या निगेटिव वेक्टर को जो डिफाइन किया गया है किसके बेसिस पर, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस पर। अगर कोई वेक्टर है वह पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स में लाई करेगा तो सब के सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वेक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर वो निगेटिव कोऑर्डिनेट में लाई करेगा तो वो निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये अगर इस पे हम लेते हैं, ये आपका कोई वेक्टर ए है और इसी डायरेक्शन में ये आपका कोई वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या होगा, पॉजिटिव वेक्टर होगा।
समझ में आ गया बात? यानी कि दोनों के अगर कोई वेक्टर ए उसी के डायरेक्शन में अगर है, इफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए के डायरेक्शन में ही कोई दूसरा वेक्टर बी है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या होगा? पॉजिटिव वेक्टर होगा। समझ में आ गया बात? अब देखिए इस वेक्टर ए है और ये कोई अननोन वेक्टर है, इसी के डायरेक्शन में है, तो यह जो है सो इस वेक्टर के क्या है? पॉजिटिव वेक्टर है। यह जो है सो बी क्या है? पॉजिटिव वेक्टर है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, समझे, सेम डायरेक्शन में अगर कोई दो वेक्टर होता है तो क्या होता है? पॉजिटिव वेक्टर होता है। स्पष्ट हो गया? चलिए, तो हम लोग ये भी समझ गए और कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला भी समझ गए। अब देखिए जब सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव वेक्टर होगा, लेकिन जैसे ही इसका डायरेक्शन पलट दिया जाए, अपोजिट कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, या निगेटिव कोऑर्डिनेट्स में जो लाई करेगा वो क्या हो जाएगा? निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। इसीलिए मैंने निगेटिव वेक्टर के लिए एक अलग से डिफिनीशन ही लिखा है, जो आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसी बात को जब डायरेक्शन को पलट दीजिएगा, अगर ये वेक्टर ए है, इसके डायरेक्शन को क्या किया गया? अगर कोई वेक्टर ये ए है और इसके डायरेक्शन को क्या किए? पलट दिए, तो क्या हो गया? ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो अपोजिट डायरेक्शन वाले क्या बोलेंगे? निगेटिव वेक्टर बोलेंगे। इन द सेम डायरेक्शन वाले क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वेक्टर। सेम डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव वेक्टर, और उसके डायरेक्शन को बदल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? निगेटिव वेक्टर। इसीलिए यहाँ पर हमने इसके बारे में लिख दिया कि टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स बट ड्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या हो जाए? उलट जाए, उल्टा हो जाए, आर सेड टू बी निगेटिव वेक्टर्स। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव वेक्टर हो जाएगा अगर ये वेक्टर ए है और इसका डायरेक्शन क्या होगा? उल्टा हुआ है बी का, तो वेक्टर ए जो है सो वेक्टर बी के बराबर नहीं है, लेकिन वेक्टर ए जो है सो माइनस वेक्टर बी के बराबर होगा, क्योंकि ये निगेटिव वेक्टर है। अब बराबर क्यों लिख दिए? क्योंकि यहाँ पर देखिए वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इसका हम मैग्नीट्यूड को भी आपस में क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। यानी कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वह माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के क्या है? बराबर है। यानी अब इसका मैग्नीट्यूड लगेगा तो क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू माइनस बी, ए इक्वल टू माइनस बी होने लगेगा, निगेटिव वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर इज सेड टू बी पॉजिटिव वेक्टर। इक्वल वेक्टर को आप क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव वेक्टर। ये जो इक्वल वेक्टर है उसी को आप क्या बोल सकते हो? पॉजिटिव वेक्टर भी बोल सकते हो। इक्वल वेक्टर इज सेड टू बी पॉजिटिव वेक्टर। सभी इक्वल वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव वेक्टर होगा। ठीक है, चलिए, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ द हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। दोनों का क्या होना चाहिए? इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। टू वेक्टर्स said to be equal vectors if the have equal magnitudes and same direction। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो सेम डायरेक्शन वाले को क्या कहते हैं? वो जीटी वेक्टर कहते हैं। इसलिए देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर है, इसका डायरेक्शन क्या है? दोनों का सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी आपस में क्या है? इक्वल है। इक्वल मैग्नीट्यूड करा दिए, इक्वल मैग्नीट्यूड करा दिए, इसीलिए यह इक्वल वेक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड करा दिया क्या हो गया? इक्वल वेक्टर हो गया। लेकिन पॉजिटिव वेक्टर क्या कहता है कि दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इफ टू वेक्टर्स इन अ सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव वेक्टर। इफ टू वेक्टर्स इन अ अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। स्पष्ट हो गया? चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है? यह वेक्टर और यह वेक्टर दोनों किस डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन। तो अब बताइए, अगर यहाँ पर ये वेक्टर ए है, इसको समझिए, अगर ये वेक्टर आपका ए है, इसी के डायरेक्शन में कोई दूसरा वेक्टर को हम लिए हैं, वो क्या है? बी। तो बी है तो बी इसी पर अगर हम घुमा दे ऐसे कि इसी पर बी है तो कोई कष्ट है,
और दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब यह भी, यह जो दिखा रहा है वेक्टर बी को दिखा रहा है और ये डायरेक्शन दिखा रहा है वेक्टर ए को, और दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। मतलब ए इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया। जरा सोचिए कि एक पर एक है, एक वेक्टर जा रहा है, उसी पर कोई दूसरा वेक्टर चला गया उसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 0 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 0 डिग्री। तो इक्वल वेक्टर में हमेशा दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। वही लिखिए, एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर इज 0। एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर इज 0। जबकि निगेटिव वेक्टर उसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव वेक्टर में क्या हो जाएगा, एक वेक्टर जो है सो आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा वेक्टर जो है सिर्फ इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इसके लिए आप वेक्टर ए कहते हो और इसके लिए वेक्टर बी कहते हो, तो ये जो ऐसे आ रहा है और ये जो ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच के एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो इसीलिए लिखा कि एंगल बिटवीन निगेटिव वेक्टर इज पाई रेडियन और 180 डिग्री। डायरेक्शन अगर पलट जाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में एक ही वेक्टर पर बहुत सारे वेक्टरों का, एक ही डायरेक्शन में बहुत सारे वेक्टरों को एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं और सभी एक दूसरे पर होता है। समझ गए? हाँ, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि इक्वल मैग्नीट्यूड हो, ठीक, अनइक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर लिखिए वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल, दोनों लिख दिए। इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट ड्रॉन इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड कोलिनियर। अब मान लीजिए कि ये वेक्टर आपका ए है और ये वेक्टर आपका बी, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, कोलिनियर है। बात समझ में आया? दूसरा आप देख सकते हैं, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये भी आपका क्या है, कोलिनियर है। यहाँ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ पर हम शो कर रहे हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इस केस में भी कोलिनियर होगा और इस केस में भी कोलिनियर होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। स्पष्ट हो गया? चलिए, तो आगे हम लोग इसके बारे में और देखें। चलिए देखिए, ये पोजीशन वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है। ये जब तक नहीं जानिएगा तब तक किसी वेक्टर का जो पोजीशन है वो आप नहीं जान सकते हैं। आप ये नहीं पता कर सकते हैं कि दो वेक्टर को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट हमने बताया है वह रिजल्टेंट वास्तव में होता है या नहीं होता है, और उसका जो वैल्यू है, उसका जो डायरेक्शन है वो किधर से किधर होता है। इस तमाम चीजों की जानकारी आपको पोजीशन वेक्टर से मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखे कि द सब्ट्रैक्शन फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। वेक्टर का दो पॉइंट्स होता है, दो पोजीशन होता है, एक इनिशियल होता है, दूसरा फाइनल होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आपका ऑब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट जो है वह इस पोजीशन से, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन। जहां से शुरुआत होगा उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन। और यह एक कोई पाथ है, इस पाथ पर ये आदमी चलते 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 यहाँ पर आ जाता है। इन स्पेसिफिक डायरेक्शन के माध्यम से ये यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर आ गया, मतलब ये ए पोजीशन से बी पोजीशन या ए पॉइंट से बी पॉइंट। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं, यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डी है। अगर यह डिस्प्लेसमेंट डी है तो कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अर्थात
यह वेक्टर डी जो होगा वह किसके बराबर होगा? वेक्टर ए बी के बराबर। वेक्टर डी इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी का जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर डी इक्वल टू क्या लिखाएगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। मतलब इस पोजीशन जहां से चलना शुरू किया वहां से लेके और जहां पर वो गया, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के बराबर हो जाएगा। तो वेक्टर डी इक्वल टू क्या निकलेगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब हमने क्या देखा कि दिस पॉइंट इज सेड टू बी फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और पोजीशन, और दिस इज सेड टू बी इनिशियल पॉइंट और इनिशियल पोजीशन। तो हम क्या देख रहे हैं? B इज सेड टू बी फाइनल, तो फाइनल हो गया, इसलिए लिखे फाइनल पोजीशन। और A इज सेड टू बी इनिशियल, इसलिए लिखे टू इनिशियल पोजीशन। दोनों को क्या किया जा रहा है? सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है ना, द सब्ट्रैक्शन फ्रॉम, इसलिए लिख दिए सब्ट्रैक्शन फ्रॉम। अब ये डिफिनेशन तो मेरा तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है उसको आप समझ लीजिए। अगर A टू B दिए तो यहाँ पर क्या लिखे? B माइनस A। अगर मैं यहाँ से इस पोजीशन से अब इस पोजीशन की बात करता हूँ और यहाँ पे हम B टू C लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको क्या लिखेंगे? वेक्टर B C, क्योंकि B से C के डायरेक्शन में है तो BC लिखा है। अब BC का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा? एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना निकलेगा? एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा? तो हम लोग क्या लिखेंगे कि दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर डी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा है? वेक्टर सी, चाहे वेक्टर बीसी, वेक्टर बीसी, और इसी बीसी को हम क्या लिखेंगे एग्जैक्ट में? तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, ये लिखना शुरू करते हैं। अब हम लोग क्या किए कि अब यहाँ पर कोई ये वेक्टर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव किया है। अब B से वो कहां चला गया? C पर, C पॉइंट पे चला गया। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? A से B की ओर, मतलब यहां से यहां तक को ये शो कर रहा है वेक्टर AB, और यहां से यहां शो कर रहा है वेक्टर BC। अब ये दोनों को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो जुड़ने के बाद इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे आके ऐसे जुटेगा, कि ऐसे आके ऐसे जुटेगा, कि ऐसे आके ऐसे जुटेगा। ये पता करना हमको पड़ता है, जो कि हम पहले थ्योरी में बता चुके हैं कि इनिशियल टू फाइनल जो है उसको ऐड कर दिया जाता है। लेकिन इस थ्योरी से ये पता चलेगा कि इनिशियल टू फाइनल ही होता है तो क्यों? आइए देखिए। अब यहाँ पर ये दोनों को क्या किया गया? ऐड किया गया। तो क्या लिखेंगे? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। तो वेक्टर ए बी को आप क्या लिख रहे हो? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो ए बी के लिए लिखेंगे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, बीच में किसका चिन्ह है? प्लस। बी सी के क्या लिखे हैं? देखिए वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। अब बताओ भाई कुछ कट रहा है क्या? ये प्लस में B है और ये माइनस में B है, तो निश्चित तौर पर ये कट जाएगा। यहाँ पर माइनस में A है और प्लस में C है, तो इसको आप क्या लिखोगे? इसको माइनस A और प्लस C है ना, तो इसको हम C माइनस A लिख सकते हैं। ठीक, अब बताइए C माइनस A लिख दिए, तो जब हम C माइनस B को BC लिख सकते हैं, जो बाद वाला उसको शुरू में कर देते हैं, जो माइनस में है उसको शुरू में कर देते हैं। मतलब C माइनस B को BC लिखे, B माइनस A को AB लिखे, तो बताइए C माइनस A को क्या लिखे? AC लिखेंगे। अब यहाँ पर AC लिखा गया,
तो ए से सी की ओर डायरेक्शन है, ए से सी की मतलब इन दोनों को जोड़िएगा तो ए से सी की ओर डायरेक्शन जाएगा। तो ए कहाँ है? यहाँ है। सी कहाँ है? यहाँ है। इसका डायरेक्शन कहाँ जाएगा? ऐसे जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि अगर ए बी प्लस बी सी करोगे तो ए से लेके अंत तक जोड़ना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। यानी ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पर ए सी जो आपको बना, ए सी यह आपका क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। इसी को हम लोग पढ़ेंगे रिजल्टेंट वेक्टर्स। क्लियर हो गया? अब देखिए, जब रिजल्टेंट वेक्टर्स हम लोग जान गए, रिजल्टेंट वेक्टर्स हम लोग जान गए, तो यहां से एक लॉ बनता है। क्या हुआ कि एक आदमी जो है इस पोजीशन से इस पोजीशन पर गया, ठीक, इसको हम लोग क्या बोले? ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है। बी से क्या किया वो व्यक्ति जो है तो सी के पास गया, और सी के पास जाने के बाद उसको रहा नहीं गया। वो बोला कि भाई साहब हम फिर वापस आना चाहते हैं, और वो सी से कहाँ चला आया? ए पे चला, सी से ए पर चला। तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बताइए? जहां से गया था वहीं पे पुनः आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। मतलब जीरो हो गया। इसका अर्थ हुआ अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है और डिस्प्लेसमेंट को आपने वेक्टर कहा है तो जीरो इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी जीरो कौन सा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। उसको प्रूफ करके दिखा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि वेक्टर ए बी को जोड़ा है किससे? BC से, और C से आप कहाँ गए? A पर। मतलब C को A से भी आपने क्या किया है? जोड़ा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो AB को क्या लिखोगे? B अंत में, तो लिखोगे B माइनस A प्लस C माइनस B प्लस A माइनस C। अब इसको जोड़ के देखिए तो B प्लस में B माइनस में कट गया, A माइनस में A प्लस में कट गया, C प्लस में C माइनस में कट गया। अब कटने के बाद आपके पास क्या बचा? 0 बच गया। 0 कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि अगर किसी वेक्टर एडिशन के लॉ में जिस पोजीशन से हम गए हैं और उसी पोजीशन पे पुनः अगर हम लौट आएंगे तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 0 होगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 होगा। ये आपको याद कर लेने से बहुत फायदा हो सकता है। यानी अब कहिएगा कि सर हम ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, और फिर हम ऐसे आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। क्या है सर? वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जहां से हम गए हैं वहीं पे आ गए। तो दिस इज कॉल्ड आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 0 वेक्टर को दिखने को मिलता है। यानी हमने क्या देखा कि जिस पोजीशन से जाते हैं उसी पोजीशन पर वापस आते हैं तो 0 वेक्टर हो जाता है। चाहे वो ट्रेंगुलर लॉ हो या क्वाड्रिलेटरल लॉ हो या पेंटागन हो या जो भी हो, अगर एडिशन लॉ का सम करते हैं जिस पोजीशन से हम गए हैं उसी पोजीशन पर पुनः वापस आ जाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर या शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू 0। यानी वहां से हमको 0 वेक्टर देखने को मिल जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया? आगे देखिए क्या। अब देखिए जो है आपको पढ़ाने वाले हम यूनिट वेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आपका यूजफुल होने वाला वेक्टर है यूनिट वेक्टर। पूरे डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो या ट्रिपल प्रोडक्ट हो या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो, वो तमाम चीज यूनिट वेक्टर पर ही डिपेंड्स करता है। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग देखते हैं कि आखिर होता क्या है। देखिए अब यहाँ पर क्या है? यूनिट वेक्टर समझने की जरूरत है। यूनिट वेक्टर्स
अब देखिए यूनिट का क्या मतलब होता है, वन। मतलब ये हुआ कि एक भी जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो कैसा वेक्टर का क्वांटिटी वन है, जिस वेक्टर की क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड वन हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू वन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। मतलब जिस वेक्टर क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड अगर वन हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। यानी कि द मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, द magnitudes of any vector quantity, any vector, the magnitudes of any vector quantity is equal to, is equal to 1 is called unit vectors and it's denoted by, and it's denoted by a cap। जिस पर कैप लग जाएगा वह यूनिट वेक्टर कहलाएगा। दैट इज यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। और यूनिट वेक्टर को जो वेरीफाई किया गया है वो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड। तो हमको ये प्रूफ करना है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो वन होता है। तो अब बताइए कि आपको क्या दिया हुआ है। अगर ए कैप है तो हम क्या लिखते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर ए जो रहता है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि हमको वेक्टर बी को बी कैप बनाना है तो क्या करना होगा, वेक्टर बी को बी कैप बनाना है तो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, बी कैप बन जाएगा। अब वेक्टर सी है आपके पास, किसी भी वेक्टर को इसको एक बनाना है, यूनिट वेक्टर बनाना है, तो इसी के मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर बनाना चाहते हो उसी के मैग्नीट्यूड से आप उसको डिवाइड कर दोगे तो आपका सी कैप बन जाएगा। बस सिंपल टेक्निक। अब इसकी मैग्नीट्यूड जो है, ये जो बी कैप आप बनाए हो, सी कैप बनाए हो, उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। वन होगा तभी तो यूनिट वेक्टर डिफाइंड होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे वो देख लीजिए कि गिवन ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। देखिए ए कैप पहले नहीं आया, पहले कौन है, वेक्टर ए आया। इस वेक्टर ए को ए कैप बनाने के लिए क्या किया गया, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया गया। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना होगा तो उसके मैग्नीट्यूड से आप क्या कर दो, डिवाइड कर, क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड वन होनी चाहिए, होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता। इसका मैग्नीट्यूड तब होगा जब इधर ऐसा चिन्ह लगेगा, मॉड लगेगा, तभी नहीं मैग्नीट्यूड होगा। तो बोथ साइड टेकिंग मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लीजिए, क्योंकि ये आपसे पूछ रहा है, डिफिनीशन ही लिखा है द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड तो आपको लेना होगा, तो मैग्नीट्यूड ले लिया। जब इधर मैग्नीट्यूड लिए हैं तो इधर भी मैग्नीट्यूड लेना होगा। तो वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड। क्लियर।
अब देखिए, अगर ये मार्कर है, इसका एक बार मैग्नीट्यूड आपने 5 सेंटीमीटर निकाल दिया, तो दुनिया के किसी भी जगह पर इसका मैग्नीट्यूड 2 बारा, 3 बारा, 5 बारा निकालिएगा तो इसके रिजल्टेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब जरा इधर देख लीजिए, मैं बता देता हूं कि सिंस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ए के बराबर, और वेक्टर ए के डबल मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ट्रिपल मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। चाहे जितना बार आप मैग्नीट्यूड लगाएंगे उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं। तो जरा इसको देखिए, ए कैप का मैग्नीट्यूड तो रहेगा, इसको हम दोनों पर है तो ऊपर भी लिख देते हैं मैग्नीट्यूड और नीचे भी लिख देते हैं डबल मैग्नीट्यूड। अब भाई साहब आप देखो, ए कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को आपने क्या लिखा है, ए, डबल मैग्नीट्यूड को आपने क्या लिखा है, ए से ए क्या हुआ, कट गया, तो ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना निकल गया, 1। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसका रिजल्टेंट 1 आने के चलते इसका नाम क्या हुआ, यूनिट वेक्टर्स हो गया। अगर इसका रिजल्टेंट 0 आ जाता तो क्या लिखते, 0 वेक्टर्स। दो वेक्टर को कुछ ऐसा करो जिसका रिजल्टेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 0 वेक्टर। जिसका रिजल्टेंट 1 आ गया उसको क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर। अब यहाँ तो स्पष्ट हो गया, जब ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो सकता है तो बी कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, सी कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। यानी दुनिया के किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर के रूप में बनाकर और उसके मैग्नीट्यूड को निकाला जाए तो वैल्यू कितना होगा, 1। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आई कैप का मैग्नीट्यूड निकाला जाए 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, के कैप का मैग्नीट्यूड 1, मतलब जिस पर कैप लगा हो और मैग्नीट्यूड लग जाए तो उसके वैल्यू को क्या बोलेंगे, 1। अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कहाँ कहाँ होता है जरा उसको देख लेते हैं और उसको भी यूनिट वेक्टर बनाने का प्रयास करते हैं। तो भाई साहब आपने देखा है ये कौन सा चीज है, आपको तो पता ही है, तो कोऑर्डिनेट्स है, आपको तो पता है कोऑर्डिनेट्स के बारे में अच्छे से पता है। ये कौन सा एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस है। इस एक्सिस को हम लोग बोले एक्स एक्सिस, इस एक्सिस को बोले वाई एक्सिस, इस एक्सिस को बोले निगेटिव एक्स एक्सिस, इस एक्सिस को बोले निगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में किसको लिया गया, आई कैप को, पॉजिटिव डायरेक्शन। अब बताइए भाई निगेटिव है तो कितना हो जाएगा, निगेटिव वेक्टर। अब बताइए यहाँ निगेटिव वेक्टर आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव वेक्टर आ गया। yes. अब ऊपर में वाई एक्सिस के डायरेक्शन में क्या नापा गया है, जे कैप, और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस जे कैप। मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आई कैप, एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में माइनस आई कैप, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जे कैप और वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में माइनस जे कैप। अब आपके दिमाग में एक बात आने लगा होगा, जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है सर तो जेड एक्सिस भी होना चाहिए था। बिल्कुल होता है, और इसके लिए मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस बना दिया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन जेड एक्सिस के बारे में आपने नहीं पढ़ा है। जेड एक्सिस ऐसे नहीं होता है, ये भी जानिए। जेड एक्सिस आखिर होता कैसा है वो मैं आपको बताता हूं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका कौन सा एक्सिस है, आप देखिए ये आपका कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये आपका कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। जेड एक्सिस ऐसे नहीं होता है, जेड एक्सिस हम ऐसे खींचे ना, ऐसे नहीं होता है। जेड एक्सिस कहाँ पे होगा, इसके परपेंडिकुलर, बाहर की ओर इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देख लीजिए इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ऐसे, ठीक है, बाहर की ओर, बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। और सभी प्लेन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, देख लीजिए यहां से यहां पर क्या है 90 डिग्री, यहां से यहां क्या है 90 डिग्री, यहां से यहां क्या है 90 डिग्री। टोटल आप देख सकते हो, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, कैसे भी करो तो ये सभी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर ही रहेंगे। अब आप जरा सोचिए कि ये बाहर की ओर है, हमने क्या किया, इसको तो सुला दिया है, तो गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया। yes. तो बोर्ड पे भाई ऐसे कैसे निकाले बताइए, निकल तो सकता नहीं।
इसको आप ऐसे फिट करोगे तो आपको तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिख जाएगा भाई। ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तो ये ना होगा, जेड एक्सिस ये होगा। तो इसको तो हम दिखा नहीं सकते हैं बोर्ड पे, ऐसे कैसे खींचेंगे, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको ऐसे सुला दिया। तो आपको समझना है कि सोया हुआ नहीं भाई साहब, ये ऐसे है। क्लियर है? तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के बारे में मैंने बोला है, एक्स एक्सिस के बारे में बोला है मैंने कि एक्स एक्सिस जो है वो क्या है, वाई एक्सिस जो है वो क्या है, और जेड एक्सिस है वो क्या है। तो एक्स एक्सिस के जो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाला जो यूनिट वेक्टर है कौन है, आई कैप है। तो यहाँ पे आप आई कैप लिखिए। वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला जो यूनिट वेक्टर है वो कौन है, जे कैप। ये रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंबल है। आई कैप, जे कैप एंड के कैप इज अ सिंबल ऑफ representation of vector quantity of x axis, y axis and z axis. This is called a symbol. यह एक सिंबल है। जहां पे आई कैप लिख दिया जाएगा, आपको समझ लेना होगा कि वह एक्स एक्सिस के डायरेक्शन वाली चीज है। जहां पर जे कैप लिखा रहेगा समझ लीजिए वो वाई एक्सिस वाली है, और जहां पे के कैप, अब एक्स एक्सिस को डिनोट किससे किया गया, आई कैप से। वाई एक्सिस को डिनोट किया गया जे कैप, तो जेड एक्सिस को डिनोट किया गया के कैप। क्योंकि आई जे के बड़ा सुंदर वर्ड है। आप उस समय अगर आई जे के न लिख के यहाँ पर अजय, विजय और संजय रहता तो अजय कैप, विजय कैप और संजय कैप हम लोग करते। लेकिन आई कैप, जे कैप, के कैप सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया गया, इसलिए आई कैप, जे कैप और के कैप ही हम लोग ढो के चलते हैं। आई तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला जो यूनिट वेक्टर है वो कौन है, आई कैप, जे कैप और के कैप। यहां से अगर आई कैप है तो इसके मैग्नीट्यूड को निकालेंगे तब भी 1 होगा, जे कैप के मैग्नीट्यूड को निकालेंगे तब भी 1 होगा, और के कैप के मैग्नीट्यूड को निकालेंगे तब भी 1 ही होगा। क्लियर है? अब मैं दो वेक्टर को जोड़ के दिखा रहा हूं। अगर यहाँ पे हमने क्या बोला कि सभी वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ के बीच के एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर यह एक्सिस एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है, ये दोनों के बीच के एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको हम क्या सिखाना है कि दो वेक्टर के रिजल्टेंट जो होता है वह उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड। अब इसका अगर रिजल्टेंट निकालिएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस के बात नहीं कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसका रिजल्टेंट निकालिएगा तो रिजल्टेंट में क्या लिखेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्लियर है? दोनों को जोड़ेंगे तभी रिजल्टेंट होता है, जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट होता है। दोनों को जोड़ दिए। अब एक्स माने कि एक्स एक्सिस के लिए कौन सा हो गया, एक्स, और वाई के लिए आपका हो गया वाई। तो आई कैप के लिए मैग्नीट्यूड कौन हो जाएगा, एक्स, और जे कैप का मैग्नीट्यूड कौन हो जाएगा, वाई। ठीक, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या पढ़े हो भाई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका क्या है, एक्स आई कैप के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड करोगे फिर क्या करोगे, प्लस वाई जे कैप के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। थोड़ा सा हम लोग इसको मिटा देते हैं तब समझ में अच्छे से आएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस लिया और इसको मैंने वाई एक्सिस लिया, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, और यहाँ पर डायरेक्शन हो गया आई कैप और यहाँ पर जे कैप। तो इसका जो रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या पड़े, अंडर रूट एक्स के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस वाई के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स आई कैप है ना, प्लस वाई जे कैप इंटू कॉस थीटा। थीटा की जगह पर कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर कितना लिख दीजिए, 90 डिग्री। और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये पूरा वैल्यू कितना हो गया, 0। तो केवल यही दोनों बचा। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो अंडर रूट। अब आपको हम बताएं यूनिट वेक्टर है,
तो x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, लेकिन यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, इसलिए यहाँ पर 1 प्लस y स्क्वायर इंटू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया आपका कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का रिजल्टेंट ये होता है तो उसके मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट कितना निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप को जोड़िएगा उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो क्या लिखिएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरीके से अगर मैं 3 को ले लेता हूं, यहाँ पर x y और ये z और यहाँ पर i कैप j कैप और k कैप कर देते हैं तो यहाँ का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हेंस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सिमिलरली कर दीजिएगा तो यहाँ पर जब x था तो कितना लिखे थे x का स्क्वायर, y था तो क्या लिखे थे y का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है x y और z है तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर 2 वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा तो वैसे निकाल लेंगे, 3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट होगा तो ऐसे निकाल लेंगे। इस पर एग्जांपल आप देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन हो जाए कि इफ वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप फाइंड करने के लिए कहता है a का मैग्नीट्यूड, ये a का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए कहेगा तो हेंस a का मैग्नीट्यूड अंडर रूट i का कोएफिशिएंट कौन है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, जोड़िएगा तो ये 4 9 16 जोड़ दीजिए 16 9 25 4 29 और ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन अगर ऐसा रहेगा इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज आप लोगों ने यूनिट वेक्टर के बारे में भी पढ़ लिया, पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ लिया। अब इस पे न्यूमेरिकल आपको आना शुरू हो जाएगा और अगले वीडियो में हम इससे संबंधित बहुत सारा न्यूमेरिकल आपको बनवाएंगे, फिर आपको आगे का जो टाइप्स ऑफ वेक्टर उसको बताएंगे। आज यहीं तक, जय हिंद जय भारत।